हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम 5वां चैप्टर कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मानचित्र यानी कि मैप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर हम बात करेंगे कि मैप क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। दूसरी बात हम बात करेंगे जो मैप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं मैप। देखिएगा मैप क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे को मैप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिएगा मैप की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों। देखिएगा जब मनुष्य है व्यापार या कोई अन्य जो कारणों या देश विदेश यानी कि देश विदेश या परिवेश से बाहर जाने लगा तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जो जानकारी हो, उचित मार्ग का अनुसरण कर सके और उचित रास्ता दूसरों को बता सके, इसीलिए मैप की आवश्यकता होती है। देखिएगा दोस्तों, मनुष्य कोई व्यापार करता है यानी कि जो ट्रेड करता है या अन्य किसी कारण से यानी कि देश विदेश में जाता है और जैसे रास्ता भटके नहीं या स्थान यानी सही स्थान पर पहुंच जाए या सही स्थान की जानकारी उचित मार्ग पर अनुसरण कर सके और उचित रास्ता दूसरों को बता सके, इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मैप की यानी कि मानचित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, इस हेतु प्रारंभ में यानी कि जो अभी आवश्यकता की मैंने बताई है, इस हेतु प्रारंभ में क्या था कि प्रारंभ में उनसे बिना मापनी के जमीन या दीवारों पर नक्शा यानी कि जो रेखा चित्र या खाका होता बनाना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो पहले जो मैप था बिना मापनी के होता था और उस बिना मापनी के आधार पर ही हम ज़मीन या दीवारों पर नक्शा लगाते थे। ज़मीन की मापजोख वगैरह वो सारा का सारा पहले रेखा चित्र या खाका होता उससे हम करते थे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोब होता है एक पृथ्वी का रूप ही होता है यानी कि जो मॉडल होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के बारे में बता रखा है उसके अंदर। देखिए, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान इस पर बैठकर प्राप्त कर सके, इसीलिए पृथ्वी के अतिरिक्त पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ग्लोब की रचना हुई है। यानी कि आप घर बैठे ही आप पृथ्वी का प्रतिरूप आप ग्लोब के माध्यम से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो प्रतिरूप होता है जो आपका जो ग्लोब होता है ना, वो हमारी पृथ्वी का ही क्या होता है, एक मॉडल है, प्रतिरूप होता है। ठीक है, उसमें आप देखते हो 7 कॉन्टिनेंट है और जो जितने भी ओशन है, ठीक है, महाद्वीप है, द्वीप है, इन सब के बारे में आप घर बैठे ही ग्लोब के में अंदर देख के आप इसको बता सकते हो कि इतने तो क्या है ओशियन है और इतने कॉन्टिनेंट है, इन सब के बारे में बता सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो ग्लोब होता है वो हमारा पृथ्वी का ही क्या है, एक प्रतिरूप है। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी के इस छोटे प्रतिरूप ग्लोब पर मनुष्य में काल्पनिक आकांक्षा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती है। देखिएगा, काल्पनिक जो अक्षांश का मतलब है आपकी जो लेटिट्यूड और रेखा जो देशांत हो क्या आपकी जो क्या है लॉन्गिट्यूड है, जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में ग्लोब वाले जो चौथा लेसन उसके अंदर कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अक्षांश से हम कटिबंधों के बारे में पता लगा सकते हैं और जो देशांतर होता है समय का निर्धारण हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के इस छोटे प्रतिरूप ग्लोब पर मनुष्य में काल्पनिक जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई है, जिसके माध्यम से किसी भी स्थान पर जो लोकेशन यानी कि स्थिति का सही जानकारी हम ले सकते हैं। यानी कि जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है दोस्तों, यानी कि ये तो आपकी लेटीट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के माध्यम से आप किसी भी स्थान की एक यानी कि स्थिति का या हम कह सकते हैं लोकेशन का आप सही तरीके से जानकारी आप बता सकते हो। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस कहने का मतलब है आपका जो मानचित्र है, मानचित्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की जो जानकारी ले सकते हैं, देश विदेश की है, व्यापार करने के लिए जो मार्गों की है, सभी की जानकारी हम मानचित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3000 वर्ष पहले जो मिस्रवासी थे, ठीक है, आज उनको इजिप्ट बोलते हैं, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है इजिप्ट, यानी कि उसको वर्तमान में इजिप्ट बोलते हैं, पहले मिस्र कहते थे। ठीक है, तो 3000 वर्ष पहले जो मिस्र वासियों ने सबसे पहले क्या किया आपको पता है। सबसे पहले उन्होंने जो
सर्वप्रथम मानचित्र बनाए थे। उन्हीं के द्वारा इजिप्ट वासियों या मिस्र वासियों के द्वारा सबसे पहले मानचित्र बनाए थे, जिसमें आपको पता है कि नील नदी के आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया गया। जो सबसे पहले जो मानचित्र बनाया गया था 3000 वर्ष पहले की बात है, और मिस्रवासी ही बनाए थे। और उस मानचित्र के अंदर दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या दर्शाया था, उन्होंने दर्शाया था क्या आपको पता है, जो आपका जो आपकी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है, और आपको पता है कहाँ गिरती है, आपका जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो इस 3000 वर्ष पहले जो मिस्र वासियों के द्वारा जो सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया, तो इससे नील नदी को ही दर्शाया गया था। सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के भूगोलवेताओं ने मानचित्र बनाने में योगदान दिया। इसके साथ ही सबसे पहले जो यूनानी जो भूगोलवेता थे, इन्होंने मानचित्र बनाने में अपना योगदान दिया था दोस्तों सर्वप्रथम। तो वैसे सर्वप्रथम मिस्रवासियों ने मैप बनाना प्रारंभ किया था, और उसमें यूनान के लोगों के द्वारा बड़ा सहयोग उनको दिया था। और जो पहला जो बना था मानचित्र, उसके अंदर सबसे पहले जो आपकी नील नदी है, नील नदी को दर्शाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो हेकेटियस है, हेकेटियस ने मानचित्र बनाया, जो भूमध्य सागर के समीप का निवासी था। यानी कि वो जो मानचित्र था दोस्तों, जो मानचित्र 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो बना था, हेकेटियस था। ठीक है, हेकेटियस के द्वारा बनाया गया था वो मानचित्र। और वो जो मानचित्र था जो आपके भूमध्य सागर के समीप, देखिए ये आपका मानचित्र है। ठीक है, ये ऐसे बनाया, तो जो आपका ये बीच में से क्या आपको पता है, भूमध्य सागर ये यूरोप है, और ये आपका लीबिया है, एशिया है वगैरह है। ठीक है, ऐसे मानचित्र उनके द्वारा बनाया गया। तो ये अपना क्या है, आपका इंडिया है। तो ऐसे उनके द्वारा बनाया गया था मानचित्र 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर हेकेटियस के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक टोलेमी है, टोलेमी कह सकते हैं उसको। ठीक है, उनके द्वारा एक मानचित्र बनाया था। तो उनके द्वारा मानचित्र जो बनाया गया था, तो उनके द्वारा चाइना है, गंगा नदी है, भारत को दर्शाया गया, हिंद महासागर, आपका नील नदी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो भूमध्य सागर, इन सबको उन्होंने दर्शाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला मानचित्र मिस्रवासियों के द्वारा जिसमें आपको नील नदी को दर्शाया गया। फिर बाद में उनके द्वारा जो यूरोप वासी है उनके द्वारा भी उनका सहयोग दिया जाता है। फिर 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो हेकेटियस के द्वारा बनाया गया जो मैप था, उसके अंदर भूमध्य सागर को दर्शाया गया था। ठीक है, यूरोप को उनको दर्शाया गया। फिर बाद में जो टोलेमी है, टोलेमी के द्वारा भी एक मानचित्र बनाया गया था दोस्तों। तो इस मानचित्र के अंदर उन्होंने चाइना है, जो गंगा नदी है, साथ ही भारत, हिंद महासागर है, नील अफ्रीका है, मिस्र है, भूमध्य सागर, इन सबको उन्होंने दर्शाया था। ठीक है, देखिए इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीप यानी कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा गया था। जब उनके द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था, तो उनके द्वारा ये बताया गया था जो आपका जो यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका। देखिएगा, यूरोप, ठीक है, फिर एशिया, और जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही दर्शाया गया था। ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये आपका इधर वाला यूरोप इधर आएगा, और आपका एशिया इधर आएगा। तो इन 3 ही महाद्वीपों के बारे में इन मानचित्रों के अंदर दर्शाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुरुआती जो मानचित्र उसमें 3 कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया था, यूरोप है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही दर्शाया गया था। इसके साथ नील नदी को दर्शाया गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे। देखिए, एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिमी तट तक ही थी। जो एशिया की जो हमें जानकारी थी ना, तो वो सिर्फ सिंधु नदी है आपको पता है कि जेमायुंडुंग आपका मानसरोवर झील से निकलती है, और अपने भारत में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से फिर अरब सागर में जाके गिरती है। तो उसका जो पश्चिमी जो क्षेत्र था, ठीक है, इस पश्चिमी क्षेत्र से जो एशिया लगता है वो सारा का सारा दर्शाया गया था। ठीक है, आगे तक नहीं था। ठीक है, तो देखिए, ग्रीक साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय होता है। इसी समय के महान भूगोलवेता जो आपको पता है टोलेमी, मैंने आपको पीछे मैंने आपको बताया ये टोलेमी है। ये जो टोलेमी के द्वारा बनाया गया जो मानचित्र, इन्होंने भारत को दर्शाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये देखिएगा कि ग्रीक राज्य के पतन के बाद होता क्या है कि जो रोमन साम्राज्य का उदय हो जाता है, और रोमन साम्राज्य के जो महान जो भूगोलवेता थे जिसका नाम है आपको टोलेमी ने, आपको पता है यूरोप और संसार के मानचित्रों पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मानचित्र जब बनाया गया था, ठीक है, जिसे मानचित्र उन्होंने बनाया है, कोई सा भी मानचित्र बनाया है, और मानचित्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एक तो आपको पता है 3 ही महाद्वीपों के बारे में बताया गया। एक तो आपका ये जो यूरोप, ठीक है, यूरोप, और यूरोप के बाद में आपका एशिया। ठीक है, एशिया के कहाँ तक, जो आपकी सिंधु नदी उसका पश्चिमी क्षेत्र पूरा एशिया, और एक आपका दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इस दक्षिणी अफ्रीका को ही दर्शाया गया था, और इन्हीं
के अंदर सबसे पहले जो टॉलेमी, उन्होंने आपको पता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं उनको वो दर्शाए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे मोस्टली देखे तो ऐसे मानचित्र था, वैसे मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है उनको दर्शाया गया था। ठीक है, तो ये टॉलेमी के द्वारा दर्शाया गया था, तो याद रखिएगा। देखिएगा, दूसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत होती है। ठीक है, कोई किसी प्रकार की प्रगति नहीं होती है। मानचित्र का पुनः विकास 13वीं शताब्दी के पश्चात हुआ, जब यूरोप में जो आपको पता है यूरोप में समुद्री यात्रियों के लिए सही दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा जो मानचित्र का पुनः विकास 13वीं शताब्दी में होता है। देखिएगा 5वीं और 6वीं में होता है, फिर बाद में थोड़ा सा के इस मानचित्र के बारे में, मानचित्र है और जो नए राजमार्ग खोज के बारे में थोड़ा सा अंधकार सा रहता है, कुछ जानकारी नहीं। तो 13वीं शताब्दी के अंदर वापस से ये होता है, और कब, जब यूरोप में समुद्री मार्गों के लिए सही दिशाओं का जानकारी आवश्यकता हुई, और इस समय प्रथम जो ग्लोब का भी निर्माण हुआ था। तो यहीं 13वीं शताब्दी में जो प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, इस समय मार्को पोलो है, कोलंबस है, वास्को डिगामा है, मैकलिन एवं कैप्टन कुक है, ये सभी लंबी यात्राओं और उस समय के महाद्वीपों और महासागरों के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, तो ये याद रखिए, मार्को पोलो है, आपका कोलंबस है, वास्को डिगामा, ये सारे के सारे क्या समुद्री मार्गों की खोज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर 13वीं शताब्दी के बाद अब हम बात करें 16वीं शताब्दी की बात करें, तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में जो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ और मानचित्रों का भी क्या है निर्माण आसान हो गया। तो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण होता है 16वीं शताब्दी के अंदर, फिर बाद में इन मानचित्रों का भी निर्माण होता है। एक नई बात आपको मैं बता दूं, देखिएगा, नई दुनिया हम कह सकते हैं, आपको पता है कि 1492 ईस्वी में जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज करते हैं और उसको नई दुनिया कहते हैं। ठीक, और 1498 में आपको पता है कि जो वास्को डिगामा है वो भारत आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भारत के जो समुद्री मार्गों की खोज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, नई दुनिया, ठीक है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की, और यूरोप में भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की, जो 1498 में भारत के राज्य के जो केरल राज्य की जो कालीकट है स्थान बंदरगाह पर ये उतरते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे जेमुरिन है, उनके द्वारा बड़ा ही इनका भव्य स्वागत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मानचित्रों की विशेषता की बात करते हैं। मानचित्रों क्या क्या विशेषता है, तो उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, मानचित्रों में दूरी, दिशा, आकार, आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, कोई दूरी है, कोई दिशा है और कोई आकार है, आकृति है, इन सभी को मानचित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं और मानचित्र में क्या प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता देखें तो मानचित्रों पर कहीं दो स्थानों के मध्य की दूरी को पता लगा सकता है, यानी कि मानचित्र के माध्यम से ही दो स्थानों की दूरी का हम पता लगा सकते हैं। तीसरी विशेषता अगर देखें कि दूरी के साथ साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। चौथी विशेषता देखें तो मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि पूरी पृथ्वी है उसको हम छोटे से भाग में हम दर्शा सकते हैं, यानी कि मानचित्र के माध्यम से। मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मानचित्र में रूढ़ चित्रों का उपयोग भी किया जाता है। पैमाने का और जो रूढ़ चित्र होते हैं या चिन्ह होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है मानचित्र के अंदर ही। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए, मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी है तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापने हम कह सकते हैं, यानी कि दो स्थानों की जो दूरी होती है या उन दो स्थानों के मध्य का धरातल का वास्तविक जो उनकी दूरी होती है उसको अनुपात में हम क्या करते दर्शाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं पैमाना या मापने हम कह सकते हैं। ठीक है, कैसे, यदि धरातल पर दो स्थानों के मध्य की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि दो स्थान है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी दो स्थान है, ठीक है, यानी कि दो स्थानों के मध्य की दूरी को हम क्या करते हैं, उन दोनों स्थानों की मध्य की दूरी क्या होती है 10 किलोमीटर है। मानचित्र पे इसे 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे दो स्थान है, आप मान लीजिए दो स्थान है, और जैसे दो स्थान कोई सा भी मान लीजिएगा, ये आपका जो चौंप स्टेडियम, ठीक है, ठीक है, स्टेडियम है चौंप स्टेडियम, और यह आपका हो गया जैसे जयपुर सिटी। ठीक है, और चौंप से जयपुर सिटी के मध्य की जो दूरी है आप मान लीजिएगा 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर, तो अब पैमाने पे कैसे दर्शाएंगे कि इसको ऐसे दर्शाएंगे दोस्तों कि जो एक
सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे इसको दर्शाते हैं। तो ये होती इसकी मापनी होती है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं दिशा और कंपास, ठीक है। दिशा और कंपास देखिएगा, आपको पता है कि कंपास है, जैसे ट्रप कंपास है, आप नाम सुना होगा कहीं। तो उससे हम क्या है, नॉर्थ दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दिशा और कंपास की हम बात करते हैं। देखिएगा, दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको हम दिशा सूचक यंत्र भी कह सकते हैं, या दिक सूचक यंत्र भी कह सकते हैं, या उसको कंपास कह सकते हैं, या ट्रम्प कंपास भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रफ कंपास, इसको ट्रफ कंपास भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप 11th या 12th क्लास में जाओगे तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट ज्योग्राफी लोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। तो ट्रफ कंपास या हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, दिक सूचक यंत्र के माध्यम से हम नॉर्थ दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र में एक चुंबकीय सुई होती है, इसमें एक चुंबकीय सुई होती है दोस्तों, जो हमेशा उत्तर और दक्षिणी दिशा को दर्शाती है, ठीक है। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं एक ऐसा एक उपकरण होता है जिसको हम ट्रप कंपास कहते हैं। इसके मध्य एक एगेट होता है, जो धुरी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक धुरी होती है बीच में, और इसके बाद में इसमें एक सुई होती है दोस्तों, और वो सुई क्या है, ऐसी नुकीली होती है, ठीक है, ऐसी नुकीली होती है। और वो जो दिशा सुई होती है ना, वो नॉर्थ दिशा को और साउथ दिशा को ही दर्शाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिक सूचक यंत्र है या दिशा सूचक यंत्र है, ट्रप कंपास के माध्यम से हम नॉर्थ दिशा को हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो दिशा सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई होती है, देखिए ये चुंबकीय सुई है, और जो हमेशा क्या करती है, नॉर्थ और दक्षिण दिशा को ही दर्शाती है, ठीक है। मुख्य रूप से चार दिशाएं होती है। बता सकते हो आप कितनी दिशाएं होती है मुख्य रूप से? हम कह सकते हैं कि वैसे तो दिशा 10 होती है दोस्तों, ठीक है। कैसे कैसे हो सकती है, देखिएगा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको मैं नॉलेज दे देता हूं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी हो गई 4, तो ये हो गई, ठीक है। एक तो पूर्व हो गई, ये आपकी पश्चिम हो गई, ये आपकी उत्तर हो गई, सॉरी, ये आपकी उत्तर हो गई, अरे क्या, उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, फिर इसके बीच में आ गई, ठीक है, फिर इसके बीच में आ गई, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर ऊपर और नीचे, यानी कि ये 10 दिशा हो गई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, दिशा देखिए, दिशा सूचक यंत्र में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है, और मुख्य रूप से 4 दिशा होते हैं। उत्तर, आपकी उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम होती है। इन 4 दिशाओं के मध्य पाई जाने वाली जो दिशा होती है उनको हम कह सकते हैं कि, जैसे मान लेते हैं कि ये उत्तर, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ऐसे, ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशाओं को उत्तर पूर्व दिशा के मध्य होती है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व, उसको दक्षिणी पूर्वी दिशा के मध्य की कहेंगे। दक्षिणी पश्चिमी, इसको दक्षिणी व पश्चिमी दिशा के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिमी, इसको उत्तर पश्चिमी दिशा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जैसे वायव्य, ईशान है ना, तो ऐसे आपने शायद नाम सुना होगा, तो ऐसे है, ठीक है। जैसे आग्नेय है, ये सारी की सारी दिशाओं के नाम है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर है वो है, और जो ऊपर और नीचे है वो भी दिशा के रूप में। अब देखिए, मुख्य रूट चिन्ह की बात अपन करते हैं। देखिए, रूट चिन्ह क्या होता है? परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह होते हैं, जैसे कैसे भूभाग की सभी विशेषताओं के दर्शाने हेतु रूट चिन्हों का या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रूट चिन्हों की तरह ही विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के विभिन्न भूभागों को मानचित्र पर दर्शाते हैं। ये रंग भी मानचित्र अध्ययन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम कह सकते हैं कि नदी, नाले और समुद्र है और जलाशय, उनको हम नीले रंग से दर्शाते हैं। पर्वत है जिसको हम भूरी रंग से दर्शाते हैं। पठार होते हैं उसको हम पीले रंग से दर्शाते हैं। जो मैदान होते हैं, जो ग्रीन होते हैं, वो हरा रंग से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, हम बात करें मानचित्र, खाका और रेखा चित्र, मानचित्र और खाका क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है। किसी स्थान का पता लगाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचना, ठीक है। या हम कहें उसमें कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। पहली बात ये। खाका होता है कि किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है। जैसे कैसे खाका का पैमाना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या इससे कुछ भी अधिक भी हो सकता है, यानी ये अधिक भी हो सकता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। मानचित्र होता है, मानचित्र बड़े क्षेत्र के प्रतिरूप
बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है, यानी कि जिसमें एक निश्चित पैमाना का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कैसे मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा और वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मानचित्र कितने प्रकार के, तो उनकी बात करते हैं। देखिए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक मानचित्र। अब इसमें क्या क्या दर्शाते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृति होती है, जैसे पर्वत, पठारी, मैदान होते हैं, नदियां, महासागरों आदि को दर्शाने के लिए हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक मानचित्र में देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों तथा राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। विषयक या थीमेटिक जो मानचित्र होते हैं, जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें विषयक थीमेटिक मानचित्र, जैसे हम कैसे परिवहन, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को हम दर्शाते हैं। एक होता है भू संपत्ति, ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको कैडस्ट्रल, ठीक है, मानचित्र कह सकते हैं। वो क्या काम आता है देखिएगा, वो होता है इन मानचित्रों में छोटे बड़े क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के प्रयोग को जाना जा सके। यह मानचित्र पटवारी के पास होता है, जिसमें गांव के खेतों का जो सारा का सारा जो नक्शा होता है, जो हम कह सकते हैं जो मानचित्र वो पटवारी के पास होता है, उसको हम कैडस्ट्रल मानचित्र या हम भू संपत्ति मानचित्र भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये मानचित्र के प्रकार के भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक या थीमेटिक मानचित्र, भूसंपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों 5वां जो लेसन है, ठीक है, मानचित्र का होता है। कल हम 6ठा लेसन पढ़ेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।